नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज आईआरएफसी को लेकर, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प को लेकर, जिसने आईपीओ के दौरान रिटेल ट्रेडर को काफी रुला दिया था। और जब अब चला है तो काफी तेजी के साथ चला और अब फिर से कहीं ना कहीं रिटेल ट्रेडर को रुलाने के लिए ये तुला हुआ है। तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी कहानी और देखते हैं कि आखिर इस कंपनी में अभी क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, बैलेंस शीट क्या कहती है, क्या अभी लेना सही रहेगा, वेट करना है, क्या है टारगेट। ए टू जेड आप लोगों को बताऊंगा और एक चीज तो बताना जरूर चाहूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को सिखाने के पर्पज से है। इसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितनी लर्निंग आप लोगों को दे सकूं ना उतनी दूंगा, ताकि आपके जरूरी नहीं है कि आपने इंडियन रेलवे फाइनेंस ही लेना है। आप इसके अलावा अगर कोई और स्टॉक भी देखें ना तो एटलीस्ट उस टाइम ये बात जरूर याद रखें कि भैया एनालिस्ट साजन ने ये बात बोली थी, चलो इसमें देख लेते हैं वैसा है या फिर नहीं है। तो देखो यार, जब भी हम किसी स्टॉक को लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उठाते हैं या फिर उसमें हमें अच्छा गेन दिख रहा है, आने वाले समय में फ्यूचर अच्छा लग रहा है, तो एटलीस्ट हमें उसका फंडामेंटल जरूर थोड़ा सा देखना चाहिए। तो हम लोग अगर इसका फंडामेंटल देखें और समझने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी है। देखो, प्रमोटर वो होता है जो कंपनी का ओनर होता है, जिसको पता होता है कि इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं। तो इसकी जड़ों को देखते हुए आप देखो, इसकी होल्डिंग काफी अच्छी है, 86 है। और हो सकता है आने वाले टाइम में ये स्टेक जो है बेचना इनको पड़े, क्योंकि आपको पता है 75% से ज्यादा तकरीबन जो है वो नहीं ऑन कर सकते है ना। तो हो सकता है ये स्टेक इन लोगों को बेचना पड़े, तो उसमें देखेंगे क्या ओएफएस आता है, वो अभी बाद की बात है। ठीक है, बात करें एफआईज के पास, तो भैया उन्होंने तो जम के माल उठा रहे हैं, वो डीआई माल बेच के निकल रहे हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखो, बेचने के 100 रीजन हो सकते हैं, लेकिन बाय का एक ही रीजन होता है कि माल ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा। पब्लिक यहां पर देखें तो पब्लिक भी भैया माल जो है और उठा रही है, मतलब पब्लिक वाह, प्राइस ऊपर जा रहा है, पब्लिक ऊपर जा रही है, बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि भैया पब्लिक यहाँ पे बेच नहीं रही है इसको, पब्लिक और खरीद रही है। अदर्स की बात करें तो ये तो चलो इसको छोड़ो, म्यूचुअल फंड्स इंक्रीज हो रहे हैं, एफआईज इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छी बातें हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं भैया डेब्ट टू इक्विटी रेशो। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बहुत ज्यादा कर्ज है इस कंपनी के ऊपर, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन देखो यार, एक फाइनेंस की कंपनी है तो फाइनेंस लेकर ही आगे फाइनेंस देती है, तो ये कर्ज जो है वो देखने को आपको मिलेगा ही। आप बाकी कंपनीज इसके पेयर्स देख लीजिए, सबके ऊपर कर्ज आपको देखने को मिलने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि कर्ज ना हो इनके ऊपर, क्योंकि ये कर्ज लेके ही काम करेंगे। ठीक है, बात करते हैं क्या कंपनी प्रॉफिट में है, तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और बढ़ता जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो काफी अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मैंने आपको पहले ही बता दिया ये भी बढ़ता जा रहा है। ये थोड़ा चिंता का एक विषय जरूर बना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग समझेंगे जरूर कि आखिर ये हो क्या रहा है और इसके हिसाब से क्या प्राइसिंग इसकी बनती है। ठीक है, तो अब हम लोग चल पड़ते हैं भैया सीधा सीधा बैलेंस शीट। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन के बेसिस पे नहीं बताया है, क्योंकि वो डेटा यहाँ पर नहीं है। बैलेंस शीट भी मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, सीधी सीधी स्टैंड अलोन के बेसिस पे, कंसोलिडेशन पे डेटा अवेलेबल नहीं है। देखिए, इसकी मार्केट कैपिटल कितनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 13,068 करोड़, और इसके पास रिजर्व कितने हैं, 32,401 करोड़। इसके कंपैरिजन में काफी अच्छे हैं, मतलब कल को अगर इसको वापस भी लेने होंगे शेयर तो ले सकती है, कोई दिक्कत की बड़ी बात नहीं है। इतना पैसा इसके पास भैया पड़ा हुआ है, आप ये भी कह सकते हो, लेकिन ये करेंगे नहीं ऐसा। देखो, अब इन्होंने लोन कितना लेके रखा है, देखो 2,16,000 करोड़ का लोन है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो भैया फाइनेंस कॉस्ट जो है, इंटरेस्ट जो है इनको देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट में से ही देंगे। फिर देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये जल्दी चुका देंगे, ये भी लेके रखा है। तो आप ये कह सकते हो 2,16,000 प्लस 2,02,000, 4,16,000 करोड़ का इन्होंने लोन लेके रखा है। भैया अब ये लोन लेके रखा है तो ये पैसा कहीं ना कहीं इन्होंने भी आगे दिया होगा, कहीं इन्वेस्ट किया होगा, कोई ट्रेड इनको मिला होगा, तो वो चीजें भी होंगी। तो अब वो देखना भी यहाँ पे जरूरी है। तो अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो देखो, ये पैसा आप देखो यहाँ पर इनके पास टोटल करंट एसेट 4,76,403 के हैं। अदर करंट एसेट यहाँ पे बता रहे हैं 2,25,000 के, और जो इनके पास कैश है वो 541 करोड़ का है। जो इनको ट्रेड मिला हुआ है, बिजनेस मिला हुआ है, वो 2,44,000 का है। तो एज कंपेयर टू लोन अगर आप देखोगे, इनकी एसेट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। आप कह सकते हो कि भैया ठीक है, आप इतना ज्यादा भी नहीं कहोगे, ओके ओके है, मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो ओके है।
तो भैया ठीक है, जो लोन लिया है आगे इन्वेस्ट किया है, कहीं ना कहीं ट्रेड इनको मिल रहे हैं, बड़ी सारी चीजें हैं, तो एज पर फंडामेंटली ओके ओके है। सिर्फ एक कर्ज को छोड़ के कि भैया अगर इनका पैसा भी कहीं आगे फंस जाए, खुदा ना खास्ता कोरोना हो जाए, कुछ भी एनीथिंग हैपन इन, ठीक है, तो उस टाइम पे ये अपनी एसेट्स को बेच के इसको अगर चुकाना चाहे तो चुका सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि डेप्ट टू इक्विटी रेशो जिसकी भी 1 से नीचे हो वही कंपनी अच्छी मानी जाती है। आप कोई भी कंपनी उठा के देखिए, उसकी डेप्ट टू इक्विटी रेशो जो है वो कम हो, जितनी कम हो उतनी हमारे लिए अच्छी होती है। सिर्फ ये ही एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी में एज पर फंडामेंटल, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। मतलब यार जेब में 100 रुपया है और बिजनेस कर रहे हैं हम 200 रुपए का, तो 100 रुपया हमने लोन लेके रखा हुआ है। समझ लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं 500 रुपीज का, हमारी जेब में 100 रुपया है, 400 रुपया हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है, आगे यूज करी जा रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता कहीं अगर पैसा फंस जाए तो उस केस में क्या करेंगे, ये आप वो वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन कंपनी से इन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा होता है, तो चलो ये बात की बात है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल तो हो गया, टेक्निकल बेसिस पे क्या है। देखिए जब भी कोई कंपनी कोई ट्रेंड को छोड़ती है, ब्रेक करती है, तो दोबारा उसी ट्रेंड पे जाने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, देखो इस कंपनी ने इस ट्रेंड को, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, देखिए इस ट्रेंड को यहां पर फेल किया था और उसके बाद जब ये ऊपर से निकला तो इसने सबसे पहले इसी को टच किया। उसके बाद का ट्रेंड ये वाला था जो अभी तक इसने ट्राई की बट वहां तक जा नहीं पाया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि भैया कहीं ना कहीं अगर ये इस साल एक टारगेट देना चाहे दिसंबर में, तो ये मिनिमम कितना ऊपर जा पाएगा इस ट्रेंड में, तो आप ये कह सकते हो कि भैया 125 रुपए तक का टारगेट आपको आराम से दे सकता है अगर इसने इस ट्रेंड को फॉलो किया। तो यानी कि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव हो चुका है, सवार लोग हो चुके हैं इसमें। इसमें जो सवारी शुरू हुई थी वो सवारी शुरू हुई थी 34 के करीब, जो अभी ऊपर लेके जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये यहां तक लेके जाएंगे, इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, हमें अगर वो समझना है तो शॉर्ट टर्म में अगर कोई इसमें एवरेज करना चाहता है, इसको खरीदना चाहता है, तो उसके लिए लेवल होगा 68 का एवरेज करने का। फ्रेश एंट्री के लिए नहीं बोल रहा हूं, फ्रेश एंट्री अगर करनी है तो कर सकते हो, तो आप लोग देख लीजिएगा आपका स्टॉप लॉस कम से कम 34 रुपीज का बनेगा, आप उसके अकॉर्डिंग वेट कर सकते हो तो कर लीजिए। इसमें सबसे अच्छा लेवल, सबसे बेस्ट लेवल दो निकल कर आते हैं, एक है 47, एक है 34 31, ठीक है। ये रेंज है, अगर इस लेवल के पास कहीं स्टॉक मिले तो जैसा कि इनकी 4,76,000 की एसेट क्वालिटी है उसके हिसाब से ये यहां पे मिल जाए तो भैया हम कह सकते हैं, या फिर 34 31 पे मिल जाए तो काफी अच्छा है, क्योंकि ये एक अच्छा कंसोलिडेशन का लेवल था, ठीक है। काफी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की तरफ निकला है, और ये जो 34 वाला है ये तो सबसे अच्छा लेवल रहेगा कंसोलिडेशन का, जहां से होकर ये ऊपर की तरफ भागा है। तो इस लेवल पे चलो अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन आ भी जाते हैं। बड़ी बार ऐसे स्टॉक्स हुए हैं जो आए हैं नीचे, मार्केट है ये आप भी जानते हैं, आपका भी एक्सपीरियंस जरूर रहा होगा। तो हमें इसके अंदर अभी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। 68 47 ये दो लेवल्स मिले तो ही हमें एंट्री करनी चाहिए। यहां पर तो मैं कहता हूं कि अगर आप 1000 क्वांटिटी इसके अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, तो अगर 68 के पास आए तो आप इसमें नियर अराउंड 200 स्टॉक ले लीजिए, बाकी 800 का वेट करिए नीचे की तरफ। 47 पे आता है तो 500 ले लीजिए, और बाकी के जो 300 आपके स्टॉक बचेंगे वो 34 पे आप ले लीजिए। तो इस तरह से आपकी एवरेज 50 के करीब तो पहुंच ही जाएगी, है ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। 47 की एवरेज हमारी इसके अंदर होनी चाहिए, इसके ऊपर की एवरेज नहीं करनी चाहिए। बाकी देखिए मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, आप इसमें अपना बुलिंगर बैंड लगा लीजिए। जब तक ये 20 SMA के ऊपर है तब तक घबराने की जरूरत भी नहीं है। इसमें एक ट्रेंड लाइन ये भी निकल कर आएगी, जब इस ट्रेंड लाइन के पास आए आप तब भी फॉलो कर सकते हो सकता है जिस ट्रेंड लाइन को इसने पीछे तोड़ा था, जिसके नीचे ये जाकर ट्रेड किया और ये टारगेट दिया, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता करके इसी ट्रेंड को फॉलो करके ये रिवर्स करने की कोशिश करे, क्योंकि हमेशा स्टॉक 20 SMA से ही भागने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये जो 20 SMA है इसका इस्तेमाल करिए, और कोशिश करिए वीकली बेसिस पे अगर ये इसके पास मिलता है तो हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि वो काफी दूर है। देखिए एवरेजेस को इसके पास जाना होगा प्राइस के,
ठीक है, प्राइस को एवरेज के पास आना ही होगा। अगर उसके बिना भाग रहा है और आपको लगता है भाग जाएगा, तो कृपया करके 10 से 20% ही एंट्री लेनी चाहिए, बाकी वेट करना चाहिए हमेशा एक अच्छे एवरेज पॉइंट का, अच्छी डिमांड एंड अच्छी सप्लाई का। बाकी पैसा आपका है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि वही आपको सही सलाह दे सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था, बाकी लॉस आपका है, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कीजिए।